हमारे साथ हैं आज दो वरिष्ठ पत्रकार। पहले प्रवीण वागी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ हैं हमारे बीच प्रियरंजन भारती जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था, लोकतंत्र के महापर्व का, बिहार में लोकतंत्र का महापर्व कब होगा, यानी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इसका इंतजार बेसब्री से बिहार में किया जा रहा था। और बिहार का चुनाव देश भर के लिए चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। तो इसका ऐलान आज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने पूरी घोषणा कर दी है, यानी इस बार 3 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और 10 नवंबर को गिनती हो जाएगी। हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं हम अपने वरिष्ठ सहयोगियों से, और हम जानेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव कई महीनों में कैसे खास है और पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसकी अगर तुलना की जाए तो क्या बदल गए हैं इस बार। सबसे पहले प्रवीण सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जो आपने चुनाव आयोग की घोषणाओं को सुना, क्या अंतर देख रहे हैं पिछले बार के मुकाबले में? पिछले बार के मुकाबले में ये चुनाव बिल्कुल अलग है और पिछली बार से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए कि सब कुछ इसमें बदला हुआ रहेगा। बदला हुआ है जी। प्रचार का तरीका जो है वो बदला रहेगा, मतदाताओं का जो बिहेवियर रहेगा वो बदला हुआ रहेगा, बूथों पर जो व्यवस्था है वो बदली हुई रहेगी, और जो मतदान कर्मी रहेंगे उनका पोशाक वो पीपी किट में पहन के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव का एक्चुअली ये समय उचित नहीं था। अभी का जो माहौल है, जो स्थिति है, और कोरोना के चलते जो संकट पूरा देश झेल रहा है, उसमें चुनाव कराना अभी उचित नहीं होता। मगर चुनाव आयोग ने क्या सोचा, क्या सर्वे किया, उसने मुझे पता नहीं, उसकी जानकारी नहीं। मगर ये फैसला आप ले लिया है तो चुनाव तो होगा, मगर इसके दुष्परिणाम चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे। ये एक मुझे लग रहा है कि कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना की महामारी कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर दोबारा से लौट आए इस चुनाव के बाद। ये खतरा मुझे दिख रहा है। हम इसमें शामिल करेंगे प्रियरंजन सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार का जो आप चुनाव देख रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की तो दायरा बड़ा हो गया, फेज कम कर दिया गया कि 3 फेज में करने। पिछले बार 5 चरण में चुनाव हुए थे, इस बार 3 फेज में कर दिया गया। तो क्या ये जो पूरा आप देखते हैं इस चीज़ को, चुनाव का, ये चुनाव खर्च हो तो इस पे देश पे कितना बोझ पड़ने वाला है, बिहार पे क्या असर पड़ेगा इसका? ये सबसे पहला असर तो यही पड़ा कि चुनाव जो पिछले 2015 को आप याद करिए तो 5 चरणों में चुनाव हुए थे, और तब ये महामारी, जो वैश्विक महामारी है कोरोना, ये नहीं थी। कोरोना काल में ये पहला चुनाव लोग कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना है ही पहली बार विश्व में, तो इसमें ये जब चुनाव, जब ऐसा संकट आया हुआ है विश्व पर, तो ऐसे में चुनाव होना ये तो अभूतपूर्व है, क्योंकि सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। हाँ, किसको कौन सी बीमारी, एक अखबार में मैं आज ही पढ़ रहा था कि नेगेटिव आने के बावजूद लोगों का फेफड़ा बेकार हो जा रहा है, संक्रमित है वो अंदर से, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए चुनाव जबरदस्ती, मुझे लग रहा है कि ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है मतदाताओं, ये चुनाव थोपा गया है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाए, कहा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो देश की मुद्रास्फीति जो है वो भी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ने की बात हो जाती है। तो ऐसे परिस्थितियों में इस बार जो 3 चरण में चुनाव किया गया, लेकिन जो व्यवस्था आप देखिए कोरोना के चलते इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है, कितना बड़ा खर्च, क्या असर पड़ रहा है इसका? नहीं, बिल्कुल असर तो पड़ेगा, ये महंगाई बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से, और ये भी गारंटी नहीं है कि सारे लोग, मतदाताओं में कितना प्रतिशत मतदान हो पाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि लोग डरे समय हुए जा नहीं पाएंगे। लेकिन इतनी तैयारियां, इतनी जद्दोजहद की जा रही है। अब आप कल्पना कीजिए 42,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र, एक मतदान केंद्र पर 1,000 मात्र लोग मतदाता जा सकेंगे। उनके लिए सेफ्टी के उपाय किए जा रहे हैं, उनके मास्क, सैनिटाइजर, ये उनकी दूरी, और उसमें फिर चुनाव कर्मी जो लगेंगे उन पर जो खर्च आ रहा है। महंगाई तो बढ़ेगी बेशक, और महंगाई, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आफ्टर इफेक्ट जो चुनाव का होगा वो कहीं भयावह हो सकता है। तो प्रवीण सर, इसमें एक चीज़ हम लोगों ने जब ये सुन रहे थे तो कहा गया कि कोरोना मरीजों को भी वहाँ भेज दिया जाएगा, आखिरी में अनुमति है। हाँ, तो ये किस हिसाब से, मतलब कि कोरोना मरीज जाए नहीं जाए, और ये जाना जरूरी है क्या? मतदान कर्मी वहाँ पे लाखों लोगों को लगाया गया है, इतना बड़ा दायरा कर दिया गया है, बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो ये फैसला सर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कोरोना को लेकर के जो प्रोटोकॉल घोषित किया गया है और पूरे विश्व में लागू है,
उसका भी ये उल्लंघन है। जी क्योंकि प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि जो पॉजिटिव केस हैं कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं वो आइसोलेशन में रहेंगे, जी किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। जी मगर चुनाव आयोग कह रहा है कि वो भी बाहर जाकर के बूथ पर जाकर के वोटिंग कर सकेंगे। जी पहले ये कहा जा रहा था कि उनके घर पर व्यवस्था की जाएगी वोटिंग की, जी जी मगर आज जो चुनाव आयोग ने घोषणा की उसमें कहा कि वो अंतिम 1 घंटा उनके लिए टाइम बढ़ा दिया गया है जी। बूथों पर, और वो जा करके वहाँ वोट करेंगे। जी तो ये कितना खतरनाक होगा इसका शायद अनुमान चुनाव आयोग को नहीं नहीं। है, और ये उस प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है जिसका पूरा विश्व पालन कर रहा है, अपने देश में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। जी ये उसका भी उल्लंघन है। और खुद चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 70 देशों में चुनाव स्थगित किए गए कोरोना के जी जी चलते। ये कहा गया है। तो फिर आपके यहाँ कौन सी मजबूरी थी कि आप 70 देशों का जो उदाहरण है उसको पीछे छोड़ करके और चुनाव करा रहे हैं? एक ये तो इसमें सर बड़ा सवाल उठ कौतूहल जाता का विषय हो है गया। कि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल रैलियां होंगी, वर्चुअल रैलियां होंगी, और इसके अलावा जो राजनीतिक दल थे वो शुरू से इस बात का विरोध कर रहे थे कि समय सही नहीं है चुनाव कराने का, जिनको चुनाव लड़ना है वो लोग खुद विरोध कर रहे थे कि जब रैलियां ही नहीं होगी तो हम लोग चुनाव कैसे करेंगे। तो फिर इस तरह का फैसला क्यों आ रहा है सर? नहीं, जो सत्तारूढ़ पार्टी था वो विरोध में नहीं था, वो तो पक्ष में था कि चुनाव हो जाए, समय पर हो। जी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने जरूर विरोध किया था शुरू में, मगर जी। बाद में वो भी चुनाव के उसमें सहमति उसने दी कि हाँ जी। ठीक है चुनाव होगा तो हम शामिल होंगे, मगर शुरू में विरोध उसने किया था। हम्म। तो राजनीतिक दलों को तो ये दिख रहा है कि अगर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो फिर जो विधायक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो कैसे उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनका जो विधायकी है वो बची रहे, इसके लिए ये चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से राय ली, राजनीतिक दलों ने राय दी कि हाँ चुनाव होना चाहिए। इसका आर्थिक दुष्परिणाम भी होगा। कोरोना वाला दुष्परिणाम तो होगा ही, दूसरा पहलू है कि आर्थिक दुष्परिणाम भी होगा। चुनाव में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन होता है, माने जी। खर्च होता है, जी। काफ़ी राशि खर्च होती है, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाती है, और उससे एक रोजगार का नया सृजन होता है। जी पोस्टर लगाने वाले, तरह तरह का झंडा बना करके बेचने वाले, माइक वाले, टेंट हाउस, कुर्सी हाउस, ये सब जो जी। हैं उनका, ये हेलीकॉप्टर वाले लोग और लाखों कार्यकर्ता इसमें जुटते थे, तो जी, उनका भी इन कुछ सबों का इसमें कुछ खत्म हो गया। आमदनी कुछ होती थी। तो ये सारा कुछ अब नहीं हो पाएगा। वर्चुअल रैली यानी आप कमरे में बैठे बैठे संबोधित जी। करेंगे तो आपकी बात ही मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाएगी। जी, 7 जी। करोड़ से अधिक, लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, वोटर हैं बिहार में। जी जी तो वर्चुअल रैली से आप कितने लोगों तक पहुंच सकेंगे? बिल्कुल। ये जी। संभव नहीं कि वर्चुअल रैली से आप 8 करोड़ लोगों को एड्रेस कर सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। जी तो सर ये इसमें- आधा अधूरा चुनाव हमको जी लगता है। हम प्रियरंजन सर से जानना चाहेंगे कि वर्चुअल रैली के सहारे छोड़ देना, और कि 5 लोग ही जाएंगे, एक घर पे संपर्क करने के लिए भी जाएंगे, गाड़ियां भी 5 निकलेंगी, लेकिन एक परिस्थिति आप बिहार का ये भी देखिए कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन का कोई पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में चुनाव आयोग के इस गाइडलाइन का कितना असर पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता कि गाइडलाइन का अक्षरशः पालन हो पाएगा। हालांकि लोग गांव देहात में आज भी देखिए तो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीमारियां भी गांव देहात में जिस तरह से फैल रही हैं वो रिवील भी नहीं हो पा रहा है। लोग जान भी नहीं रहे कोरोना है या नहीं है, उनको जांच नहीं करवाते, जांच समय पर नहीं होता, मौत के शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आप ये जानना चाह रहे हैं गाइडलाइंस का पालन, मुझे नहीं लग रहा है कि गाइडलाइंस का पालन होगा। और सबसे बड़ी बात है गाइडलाइंस का जब पालन नहीं होगा तो फिर कोरोना संक्रमण के बचाव के सारे मापदंड, सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे, बीमारी फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे मित्र कह रहे थे कि 70 देशों की जो परिभाषा बनी चुनाव नहीं कराने की, उसे लांघ करके चुनाव आयोग को क्या आन पड़ी थी कि बिहार का चुनाव कराएं। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव कराने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। चुनाव आयोग चाहता तो इसे टाल सकता था, चाहता तो 2-4 महीने बाद जब ये संक्रमण का दौर खत्म हो जाए तब कराता। कोई पहाड़ तो टूट नहीं रहा था। सरकार तो वही रहती, अगर हम एक्सटेंड कर देते चुनाव को, आगे ले जाते 4-5 महीने तक, तो कोई परिस्थितियाँ, धरती नहीं पड़ जाती, पहाड़ नहीं टूट पड़ता। लेकिन अब पता नहीं क्यों, किस जिद में ये चुनाव कराया जा रहा है, वो चुनाव आयोग समझे, बाकी सरकार समझे। तो सर एक चीज़ और हम लोग चलते चलते इसको बाइंड अप भी करेंगे कि ताकि
जो जिले वाइज इसका ये बता भी दिया गया है कि किस किस जिले में कब कब मतदान होंगे और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन सर बात वही घूम फिर के आती है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो इस जल्दबाजी में की जा रही है, तो क्या इसके जो दुष्परिणाम की आप बात कर रहे थे सर, कि वो दुष्परिणाम लोगों को एक बार फिर से समझाइए कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या दुष्परिणाम लेकर आएंगी लोगों के बीच। दुष्परिणाम तो ये होगा कि सरकारी खर्च इस चुनाव में बढ़ेगा जी। तो वो सरकारी खर्च बढ़ेगा तो वो बोझ जनता पर आएगा, पब्लिक का पैसा उसमें खर्च होगा, सरकार खर्च करेगी। दूसरे की राजनीतिक दल जो खर्च करते थे, उम्मीदवार जो खर्च करते थे, वो खर्च कम हो जाएगा उनका। तो उस खर्च से एक आर्थिक विस्तार होता था और रोजगार का जो अवसर एक मिलता था लोगों को, वो अवसर इस बार नहीं मिलेगा, छिन जाएगा। तो ये दूसरी क्षति होगी, सरकारी खर्च बढ़ेगा और जो जनता के लिए जो खर्च होता था वोटरों के तक पहुंचने के प्रक्रिया में जो पॉलिटिकल पार्टियां खर्च करती थी वो खर्च घट जाएगा। तो इससे आर्थिक संकट बढ़ेगा देश में। और तीसरी बात यह है कि जो कोरोना अभी थोड़ा सा लग रहा है कि नियंत्रित दिख रहा है, जैसे पहले भयावह रूप था, अभी वैसा नहीं है। मगर चुनाव के बाद मुझे इस बात की आशंका दिख रही है कि एक बार फिर से पुराना स्वरूप लौटेगा कोरोना का, महामारी। कई ऐसे उम्मीदवार सर चुनाव में खड़े होते हैं जो कम्प्लीटली इस दौरान अपने चुनाव प्रचार पर ही डिपेंड रहते हैं। एक टिकट मिल गया लेकिन मैदान जब तक पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में उनका प्रचार पे असर भी पड़ेगा। और इसके साथ ही देखा जाए तो जो डिजिटल की हम लोग बात करते हैं, बिहार उतना डिजिटल तो है नहीं। इसमें डिजिटल कंपनियों का रोजगार बढ़ेगा। ये जरूर है कि बाहर से कंपनियां बुलाई जाएंगी, क्योंकि अब गांव देहात के भी जो उम्मीदवार खड़े होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, उनको भी प्रचार करने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो डिजिटल कंपनियों का कारोबार जरूर बढ़ेगा, आईटी सेक्टर का कारोबार बढ़ेगा, उनको फायदा होगा। और इस बहाने ये भी है कि लोग थोड़ा सा अवेयर भी हो जाएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। एक नई टेक्निक भी लोग जान जाएंगे, हालांकि बहुत विस्तार हुआ है उसका, तो ये एक नई टेक्निक जानेंगे। और एक चीज़ और अच्छा किया है चुनाव आयोग ने, कम से कम 3 चरण में कराया है। पिछला 5 चरण था, तो 3 चरण कम है, ड्यूरेशन कम है, तो इससे ड्यूरेशन कम है, लेकिन उसकी वजह से व्यवस्थाएं इतनी बढ़ाई गई हैं क्योंकि चुनाव खर्च जो है वो बढ़ गया है। सर आपसे जाते जाते आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे कि दशहरा और दिवाली के बीच में सब कुछ को निपटाने की तैयारी है। एक तरफ लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा स्कूल खुले, हमारा जो बिजनेस बंद हो चुका है वो शुरू हो जाए, तो यह समय ये नहीं था, ये वक्त वह नहीं था कि बिहार को ज़रूरत थी इस वक्त आत्मनिर्भर बिहार की यहाँ बात की जा रही है, इन लोगों को पहले खड़ा कर लेते, कुछ समय बाद चुनाव करते। मैं वही तो कह रहा था, अभी आत्मबल बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनने का मतलब होता है कि हम आत्मबल से लवरेज हों। जब तक हम पूरी तरह से अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे हम आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते। सही कहा आपने कि न अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, न कोई कर्मचारी बिल्कुल अपने मन से डर को निकाल कर काम पर जा पा रहा है, न व्यापार न उद्योग धंधे चालू हो पाए हैं। आत्मनिर्भर कैसे होंगे? ऐसे में चुनाव की जो समस्या आन पड़ी है, मैं समस्या इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से डिजिटली आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है, कितना वो मापदंडों पर सही उतरेगा, लोग प्रचार में सही वही करेंगे जो चुनाव आयोग कर रहा है, वो देख के बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे मापदंडों का पालन हो पाएगा, और मापदंडों का उल्लंघन होना ही अपने आप में भयावहता की स्थिति पैदा कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में जब आने वाले दौर में जब पर्वों का मौसम शुरू होगा, त्योहारों का मौसम शुरू होगा, उसमें हम लीक पर लौटने वाले हैं। फिर हमारे साथी जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हम कोरोना के भयावह दौर में जा सकते हैं, मुझे भी लगता है कि हम इस चुनाव के बहाने से फिर एक भयावहता की स्थिति में लौट ना कहीं जाएं, और चुनाव आयोग को इसको सोचना पड़ेगा। चुनाव आयोग को ये भी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि अगर चुनाव के कारण किसी भी मतदाता को संक्रमण होता है तो उसको वो कितना मुआवजा दे। ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था नहीं की है, और ये लोगों को मांग करनी चाहिए, मतदाताओं को मांग करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप चुनाव आयोग को इस माध्यम से सचेत करें कि मतदाताओं के लिए भी अलग से व्यवस्था करें। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि चुनाव में 3 पक्ष होते हैं, एक सरकार, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और तीसरा वोटर। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वोटरों के लिए ये चुनाव होता है। तो सरकार की राय ली चुनाव आयोग ने, पॉलिटिकल पार्टियों की राय ली गई, मगर वोटरों से कहीं कोई राय नहीं ली गई। वोटरों कुछ नहीं, वोटर क्या चाहते हैं, वोट
देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं ये नहीं जाना गया, यानी उनकी उपेक्षा हुई, जी। तो ये एक चूक हुई है बड़ी। जी। और दूसरे की चुनाव की घोषणा अब हो ही गई है तो चुनाव तो होगा, मगर इसका विकल्प ये हो सकता था कि जैसे आप वर्चुअल रैली करवा रहे हैं जी तो उसी तरह ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था कर देते जी, कि जी, लोग जी। घर बैठे वोट कर देते तो वो ज़्यादा सुरक्षित होता जी। और लोग आराम से वोट देते, वोटिंग रेशियो भी हाई होता। जी जी तो वो एक विकल्प था जिसको चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये करना चाहिए था। मगर अब अंत में यही हम लोग अपील करना चाहेंगे जी। कि अब वोटर सावधानी पूर्वक जरूर निकलें घर से और वोट करें, क्योंकि अब चुनाव 5 साल में वोट एक बार देना तो आता है, जरूरी भी वोट है। देना राष्ट्रीय कर्तव्य है हमारा। जी, जी। तो इसलिए वोट देने के लिए जरूर हम जाएं, निकलें घर से, मगर सावधानी बरतते हुए कि कहीं कोई कोरोना लेकर के उधर से घर न लौटें, ये जरूर रखें। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे प्रवीण बागी जी और प्रियरंजन भारती जी। इन दोनों से आपने चुनाव आयोग की घोषणा के बारे में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में और मतदान की प्रक्रियाओं पर जो सारे समस्याएं जो आपके मन में सवाल थे, हमने उन पर चर्चा की है। भले ही यह राजनीतिक दलों के लिए लोकतंत्र का महापर्व हो, लेकिन आम जनता के लिए जरूर टेंशन देने जैसा है। अगर कुछ बीमारियां फैल जाती हैं या कोरोना का दुष्प्रभाव जो होता है भयावह रूप में अगर हमें देखने को मिल जाए इस मतदान के दौरान, तो बिहार के लिए स्थिति कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। तो चुनाव आयोग ने कई बिंदुओं को लैग किया है, यह बात भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे। तो जरूरी है कि आप लोग भी सावधानी बरतें, और अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है तो बिहार चुनाव को भी सफल बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे नागरिक की है। आप लोगों का सब बहुत बहुत धन्यवाद।